नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 दिसंबर है। अब से अगले 3 दिनों में क्या कुछ बदलेगा भारत के मौसम में, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी उम्मीद से काफ़ी कम हुई है और इसी वजह से लोगों को ये लग रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, लानीना का इम्पैक्ट इस साल रहेगा और लानीना के चलते देश के तमाम क्षेत्रों में उम्मीद से औसत से अधिक सर्दी का सामना करना पड़ेगा। और ये कंडीशन अभी तक बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर व्यापक मात्रा में बर्फ़ नहीं पड़ी है। आप जानते हैं, उत्तर भारत का पूरा जो क्रोनोलॉजी है, इस दौरान का जो मौसम होता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से मौसम में बदलाव का इम्पैक्ट ज़मीनी भागों पर या मैदानी इलाकों में लोगों के सामने देखने को मिलता है, ये अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों की स्थिति अगर देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ पर जब डब्ल्यूडी आते हैं कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से, तो ये डब्ल्यूडी उत्तर भारत के इन पर्वतीय राज्यों पर बर्फबारी देते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो ऊंचाई वाले रीजन हैं, ये सेमी कोल्ड डेजर्ट एरिया हैं। इसमें लद्दाख ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद अपेक्षाकृत कम कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तुलना में यहाँ पर बर्फबारी कम होती है। इसके बावजूद जो पूरा समूचा क्षेत्र है, ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, इन भागों में जो ये बर्फबारी होती है, बर्फ से पूरी की पूरी घाटियाँ, पूरे पहाड़ सफ़ेद चादर में लिपटे हुए नज़र आते हैं। जब बर्फबारी देकर सिस्टम आगे बढ़ जाता है, जब भी डब्ल्यूडी आता है, तो डब्ल्यूडी का जो फ्रंट है वो वार्म होता है, गर्म होता है। उसके सामने जो आगे होती है हवा, वो एक तरह से कह सकते हैं उसका जो प्रभाव है वो तापमान को बढ़ाने वाला होता है। और साथ ही साथ ये आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में भी, मानसून के सीज़न में जिस दिन बारिश होती रहती है, लगातार अगर 2-3 दिन बारिश का मौसम बना रहता है, तो रात का तापमान बढ़ जाता है और दिन का तापमान गिर जाता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि रात का तापमान आम तौर पर रात में तापमान में बड़ी गिरावट तब होती है जब आसमान पूरी तरह से साफ़ हो। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती है, यानी सूरज की गर्मी, सूरज की जो किरणें हैं वो जब धरती पर पड़ती हैं और वापस लौटती हैं, आउटगोइंग वेव होती है जो, वो रेडिएशन जो होता है, यानी हीट है जो ग्लोब का, धरती का, वो जब वापस लौटने लगता है, उसको कोई ट्रैप नहीं करता ऊपर रास्ते में, कोई उसको उस पर कोई बाधा नहीं बनता, तब वो गर्मी वापस लौट जाती है। अगर वो गर्मी बादलों के कारण, धुंध के कारण, पोल्यूशन के कारण, कोहरे के कारण अगर ट्रैप हो जाती है, तो न्यूनतम तापमान ज़्यादा नहीं गिर पाता है और ये गर्मी, ये हीट नीचे ही रह जाती है। तो इसलिए रात का तापमान बर्फबारी या बारिश के दौरान थोड़ा सा बढ़ता है और दिन का तापमान नीचे चला जाता है, क्योंकि दिन में धूप का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये मेजर वजह होता है तापमान में बदलाव की। और उसके बाद आपको बताएं कि जब डब्ल्यूडी आते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी देकर आगे निकलते हैं, तब उत्तर भारत के पहाड़ों से जब आगे निकल जाते हैं, उसके बाद पहाड़ों पर जो बर्फ़ की ठंडक है वो हवाओं के साथ नीचे पहुंचनी शुरू होती है और ये कई बार स्ट्रेट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक पहुंच जाती है। और इसी वजह से जो भारत का ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जहां पर कि आमतौर पर काफ़ी गर्म रहता है मौसम, तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, सर्दियों में भी इस दौरान अगर हम देखें तो ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास होगा, अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास होगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में। और उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लगा है, ये और नीचे जाएगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर 15, 16, 17, 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाने लगता है। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, 22-23 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं मैदानी इलाकों में, लेकिन इसमें गिरावट होती है। और ये पीक सीज़न में अगर यही बर्फबारी लगातार कई बार स्पेल आ चुका होता, डब्ल्यूडी का, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी का, उत्तर भारत के पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फ़ गिरी होती, तो जो पहाड़ों से होकर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं मैदानी इलाकों पर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड की तरफ, तो इन हवाओं के चलते यहाँ पर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों काफ़ी नीचे आ गए होते। एवरेज आपको अगर मैं दिल्ली का लूँ, जयपुर और आगरा, ग्वालियर का लूँ, तो यहाँ पर सर्दी के पीक में अगर कोई बड़ी मौसमी हलचल नहीं है, तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब, अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री के करीब पहुँच जाता है।
ये कंडीशन यहाँ पर आमतौर पर होती है। तो इस बार अभी तक नहीं हुआ है, इस बार बर्फ़ नहीं गिरी है, इसके बावजूद लानीना का इम्पैक्ट है कि मेजर सिटीज़ में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मेजर सिटीज़ में इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया की भी बात हम करेंगे, जहाँ पर तापमान औसत से नीचे जाने शुरू हो चुके हैं। अब जब बर्फबारी होगी तब उसका क्या परिणाम होगा, इसको भी हम आपको बताएँगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें किस तरह से आज और कल, उसके बाद 18 दिसंबर को बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर आप देखें, आज और कल डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर। इसके चलते अनुमान ये है, ईसीएमडब्ल्यूएफ का मॉडल ये इंडिकेट कर रहा है, सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का ये पूरा रीजन, और साथ ही पंजाब का उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी हिस्सा, हरियाणा का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा, दिल्ली और राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा जिसमें जयपुर, अजमेर, और इसके बाद उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इन भागों में आज और कल बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। बारिश होगी मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। बर्फबारी की संभावना है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में रहेगी। उसके बाद ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा और ठंडी ठंडी उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होंगी। इन हवाओं का प्रभाव फिर से गुजरात और गुजरात पर तो लगातार हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा और बढ़ जाएगा 17 दिसंबर के बाद। तो 17 दिसंबर से लेकर अगले 4-5 दिनों तक कोल्ड वेव कई शहरों में आ सकती है। कोल्ड वेव की चपेट में आ सकते हैं गुजरात के कई शहर, मध्य प्रदेश के कई शहर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में तमाम शहर कोल्ड वेव की गिरफ्त में आ सकते हैं 17 से लेकर 20-22 दिसंबर के बीच में। उत्तरी दिशा से हवाएं रहेंगी और इन हवाओं को रोकने के लिए इधर से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, तो लगातार हवाओं का प्रभाव रहेगा और लगातार तापमान में गिरावट होती रहेगी। ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद 22-23 के बाद एक और फिर उम्मीद है कि तगड़े वाले डब्ल्यूडी आने शुरू होंगे, जो स्ट्रांग होंगे, जिनका प्रभाव, जिनका इम्पैक्ट देश के बहुत बड़े एरिया में आमतौर पर कई बार होता है। उत्तरी मध्य प्रदेश तक बारिश देखने को मिलती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश पहुँच जाती है, राजस्थान में सभी जगहों पर बारिश हो जाती है। तो इस तरह के सिस्टम आने शुरू हो सकते हैं आखिरी सप्ताह से पहले दिसंबर के। और इधर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश की संभावनाएं इस दौरान नहीं है। तापमान में ही उतार चढ़ाव होगा, कोहरा, कुहासा, धुंध और यही सब कंडीशंस रहेंगी। और ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं भी इस दौरान 17 से 20 दिसंबर के बीच में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में और नॉर्थ वेस्ट एमपी में भी देखने को मिल सकती हैं, यानी पाला पड़ सकता है। फसलों के लिए चुनौतीपूर्ण समय शुरू हो रहा है। रबी फसलों में गेहूं, सरसों, चने और मटर तथा आलू जैसी तमाम जो मेजर क्रॉप्स हैं उत्तर भारत के और सेंट्रल इंडिया के इन क्षेत्रों में, इन भागों में अब किसानों को इस बारे में सोचना होगा और इस बारे में प्लान करना होगा। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखिए आज की कंडीशन ये है, यानी बारिश होगी तमिलनाडु और इससे सटे भागों पर। ये जो सिस्टम देख रहे हैं इनका इम्पैक्ट भारत के भागों पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूर मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव बना हुआ है। कोस्टल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में लगातार वर्षा होने के संकेत हैं। ये मौसमी सिस्टम श्रीलंका तक अपना प्रभाव दिखाएंगे। भारत के ज़मीनी भागों पर ये आप देखिए, जो भारत का पूर्वी तटवर्ती रीजन है तमिलनाडु का, इन भागों में बारिश की संभावनाएं इन सिस्टमों के कारण नहीं होगी। जो व्यवधान, जो डिस्टर्बेंस इस समय भूमध्य रेखा पर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर बना हुआ है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इधर ट्रॉपिकल साइक्लोन वियतनाम की तरफ लैंडफॉल करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिस्टम 19 दिसंबर को लैंडफॉल कर सकता है ताइवान में, लेकिन कई बार होता है कि यहाँ पर लैंडफॉल करने वाले सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की स्थिति में तेज़ी से ज़मीनी भागों को पार करते हैं, थाईलैंड को और म्यांमार को। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आने के बाद उनका फिर से री इमरजेंस होता है, जैसे भारत के ज़मीनी भागों से साइक्लोन पार करने के बाद अरब सागर में फिर से एनर्जाइज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन अभी फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ये सिस्टम जो बन रहा है बे ऑफ बंगाल में, इसका देखिए मूवमेंट, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये पश्चिम की तरफ जाने की बजाय थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ रहा है, थाईलैंड की तरफ। तो ये आने वाले समय में देखना होगा और इसके चलते अनुमान ये है कि 18-19 दिसंबर से 20-22 दिसंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आसपास के जो सी एरियाज़ हैं, इनमें बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी और भारत के लिए